नमस्कार दोस्तों। आज हम पेट के नए सिलेबस के अनुसार वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जब गुप्त वंश का पतन हुआ अर्थात गुप्त वंश के पतन के पश्चात वर्तमान जो दिल्ली था, दिल्ली पंजाब हरियाणा क्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूत किसने पुष्यभूत इन्हीं का एक नाम था पुष्पभूत। दोस्तों आपको बता दें कि जो पुष्पभूत था इसी ने वर्धन वंश की नींव डाली थी। अर्थात वर्धन वंश की नींव किसने डाली थी? गुप्त वंश के पतन के पश्चात जो वर्तमान इस समय मॉडर्न एरा में दिल्ली पंजाब हरियाणा क्षेत्र जो है, थानेश्वर ये हरियाणा में पड़ता है, तो थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्पभूत अथवा पुष्पभूत ने वर्धन वंश की नींव डाली थी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को क्लियरली याद रखेंगे, क्योंकि जो प्रभाकर वर्धन ही इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। दोस्तों आपको बता दें कि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे जरूर लर्न रखेंगे, क्योंकि जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को ही माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री भी थी। दोस्तों राजश्री का विवाह जो है मौखरी वंश के शासक या राजा गृहवर्मा के साथ कर दिया प्रभाकर वर्धन अर्थात इनके पिताश्री ने। दोस्तों आपको बता दें कि जो प्रभाकर वर्धन था इसी के समय हूणों का आक्रमण हुआ था, और प्रभाकर वर्धन का जो बड़ा पुत्र राज्यवर्धन था हूणों के विरुद्ध अभियान पर गया था, और उसी समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। मालवा का जो शासक था देवगुप्त, उसने राजश्री के पति गृहवर्मा की तो हत्या कर दिया था, डेथ कर दिया, और उसके बाद राजश्री को बंदी बनाकर उससे शादी कर लिया था, तो उसको ग्रहण कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि राजश्री कौन थी? वो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन और प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। दोस्तों आपको बता दें कि जो राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन ने फिर देवगुप्त की हत्या करी किंतु कुछ दिनों बाद देवगुप्त का मित्र गौड़ शासक शशांक उसने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी, और राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का कार्यकाल आया। कब से कब तक हर्षवर्धन का कार्यकाल रहा? 606 से 647। दोस्तों अब आपको बता दें कि जो पेट का सिलेबस है उसमें हर्षवर्धन नाम का टॉपिक ही लिखा है, पूरा वर्धन वंश नहीं लिखा है, लेकिन हमने हर्षवर्धन चूंकि वर्धन वंश से रिलेट करता था तो वर्धन वंश के बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको आधारभूत बातें मैंने बता दी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो हर्षवर्धन था वो उसने परम महेश्वर और परम भट्टाकारक की उपाधि धारण करी थी। किस किस की उपाधि धारण करी थी? परम भट्टाकारक और परम महेश्वर की। दोस्तों जो हर्षवर्धन था वो सूर्य, शिव और बौद्ध धर्म का भी उपासक था, अर्थात तीन धर्मों का उपासक था, तीन लोगों को मानता था। तीन क्या कहें, या सूर्य तीन देवताओं का उपासक था, सूर्य देवता का उपासक था, शिव का और बौद्ध धर्म का उपासक था। दोस्तों हर्ष ने कश्मीर के शासक थे जो महात्मा बुद्ध का दंत अवशेष है उसको बलपूर्वक ग्रहण कर लिया था। कश्मीर के जो शासक थे उनसे महात्मा बुद्ध का जो दंत अवशेष है बलपूर्वक किसने ग्रहण किया? हर्षवर्धन ने। हर्षचरित ग्रंथ के रचयिता जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबार में थे, अर्थात ये हर्षवर्धन के राजकवि थे। दोस्तों आपको बता दें कि जो हर्षचरित्र है ये बहुत फेमस ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, और इसके रचयिता बाणभट्ट थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और दोस्तों आपको बता दें कि बाणभट्ट खुद ही स्वयं विद्वान था, क्योंकि इसने भी कई पुस्तकें लिखी हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो कि परीक्षा में रिपीटेड पूछी जा चुकी हैं। यूपी ट्रिपल एस सी ने कई बार पूछ चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि जो नागानंद है, प्रियदर्शिका, रत्नावली। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारी रचनाओं को हम याद कैसे करेंगे। दोस्तों इन तीनों रचनाओं को तो याद करने की सिंपल ट्रिक है पढ़ना। देखिए आप पढ़ना याद कर लेंगे और पढ़ना से आपको तीनों याद आ जाएगी। देखो पास से हो जाएगा प्रियदर्शिका, रा से हो जाएगा रत्नावली, और ना से हो जाएगा नागानंद। तो इन तीनों पुस्तकों का लेखक कौन है? हर्षवर्धन। दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण में विस्तार के समय जब हर्षवर्धन नर्मदा नदी के तट पर आया तो इसका युद्ध पुलकेशिन द्वितीय से हुआ, और ये पुलकेशिन द्वितीय से पराजित भी हो गया। अर्थात इसका दक्षिण तक विस्तार सिर्फ नर्मदा नदी तक था, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हर्षवर्धन का दक्षिण में विस्तार कहाँ तक था तो नर्मदा नदी के आगे ये नहीं जा पाया, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो चुका था। दोस्तों आपको बता दें कि जो सम्राट हर्षवर्धन था प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में अपना सब कुछ दान दे देता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामोक्ष परिषद। और दोस्तों आपको बता दें कि कई बार तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस महामोक्ष परिषद में हर्षवर्धन ने स्वयं भाग लिया था। तो देखिए हमने नोटिस कर दिया है किस महामोक्ष परिषद में भाग लिया था उसने स्वयं। 6वें महापरिषद जो महामोक्ष परिषद थी प्रयागराज में आयोजित होती थी हर 5वें वर्ष में, उसमें अपनी सारी वस्तुओं को दान देता था। 6वें में उसने स्वयं भाग लिया।
और दोस्तों आपको बता दें कि जो 643 ईस्वी का समय था उसमें कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का भी आयोजन इन्होंने किया, क्योंकि 600 से 647 अर्थात 645 तक इनका शासन रहा। दोस्तों आपको बता दें कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हुएनसांग से। जो चीनी यात्री हुएनसांग था 629 से 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा। हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया। किसके कार्यकाल में भारत आया? हर्षवर्धन। तो पूछा जा सकता है कि हुएनसांग किस शासक के समय भारत आया था? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? वर्धन वंश का। दोस्तों आपको बता दें कि जो नालंदा और हुएनसांग भारत क्यों आया था चाइना से? दोस्तों आपको बता दें वो नालंदा यूनिवर्सिटी आया था। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? विश्वविद्यालय में। प्राचीन काल में ये 2 यूनिवर्सिटियाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविख्यात थे, अर्थात विश्व से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ठीक, तो इसलिए हम नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित था वहाँ पर चीनी यात्री हुएनसांग शिक्षा के लिए आया था, और भी विशेष किस चीज़ की शिक्षा के लिए? बौद्ध ग्रंथों की, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के बारे में नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी। और दोस्तों आपको बता दें कि परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आप क्रम से लगाइए ये जो चाइनीज़ यात्री भारत आए थे उनको क्रम से लगाइए। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले आया था फायान आया था, उसके बाद में हुएनसांग आया था, और उसके बाद में इत्सिंग। कौन कौन आया था? फायान, फिर हुएनसांग, फिर इत्सिंग। दोस्तों आपको बता दें कि जो पाई होता है वैसे ही एक फाई होता है, तो आप फाई नामक एक ट्रिक याद कर लेंगे और उसी से याद हो जाएगा। पी फार फायान, हा फार एच फार हुएनसांग, और आई फार क्या हो जाएगा? इत्सिंग। फाई गणित में एक सिंबल होता है ऐसे फाई का, तो इसी का नाम जब हम इंग्लिश में लिखेंगे PHI, तो कहने का मतलब अरे PHI लिख देंगे तो कहने का मतलब हम अपने ट्रिक के लिए लिख रहे हैं। पी फार क्या होगा? पी फार फायान हो जाएगा, और एच फार हुएनसांग, आई फार इत्सिंग। तो तीनों यात्रियों का ये चाइनीज यात्रियों का भारत आने का ये क्रम है। पहले फायान आया था, फिर हुएनसांग, फिर इत्सिंग आया था। दोस्तों आपको बता दें कि वो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आया था, वो भी बौद्ध ग्रंथों को विशेष रूप से कलेक्ट करना चाहता था, उसके नॉलेज को कलेक्ट करना चाहता था। दोस्तों आपको बता दें कि जो हुएनसांग ने एक ग्रंथ लिखा था उसका नाम सी यूकी था। परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हुएनसांग और फायान ने क्या लिखा था? और फायान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी उपाधि थी विक्रमादित्य। जब उन्होंने शकों को पराजित किया था तो उस समय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और उन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। जो हुएनसांग था उसने सी यूकी नामक एक ग्रंथ लिखा, और फायान ने क्या लिखा था? फोक यूकी। दोस्तों आपको बता दें कि जो हर्षवर्धन था उसका मुख्य प्रतिद्वंदी गौड़ शासक शशांक था। कौन था? गौड़ शासक शशांक उसका मुख्य प्रतिद्वंदी था। दोस्तों आपको बता दें कि जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन का मुख्य प्रतिद्वंदी गौड़ शासक शशांक था, ये आप याद रखिएगा। उसकी मेन शत्रुता शशांक से ही थी, और जिसने बोध गया कि बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और चूंकि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानने वाला था, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा मतलब इससे अपना प्रतिद्वंदी उसे चुना। अतः हर्षवर्धन का जो मुख्य प्रतिद्वंदी था वो गौड़ शासक शशांक था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हर्षवर्धन वाला टॉपिक पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। इससे बाहर तो हो सकता है कुछ पूछा ना जाए, लेकिन फिर भी यदि आप बुक भी पढ़ रहे हैं तो बुक साथ में पढ़ लीजिए, बाकी हमारे नोट्स को पढ़ते रहिए। आपको वो वीडियो कंटिन्यू मिलते रहे हैं, तो दोस्तों आप कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।